गुड मॉर्निंग बेटा। कितने लोग हो गए अब तक? आवाज जा रही है मेरी? वो जब मैक्सिमम स्थिति हो जाए तब स्क्रीनशॉट ले लेना। और अभी कितने हो गए? थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। आवाज आ रही है मेरी साफ? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? हेलो, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है? ठीक। आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कैमरा ऑफ रखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा डाटा चला जाता है और सही से हो नहीं पाता। तो सीमेंट टॉपिक क्या था? ध्यान क्या है? हाँ, क्या टॉपिक है बेटा? ध्यान की क्या टाइटल बोलो, क्या है? हाँ, ध्यान द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन। तो जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो मन की स्थिति शरीर के सापेक्ष शरीर के तीनों रूपों, चाहे वो स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर, तीनों पर मन को प्रभावित करने वाला जो स्थिति या परिस्थिति होती है उसके सापेक्ष जो स्वास्थ्य की स्थिति होती है वह उसका वर्णन करते हैं। किसी व्यक्ति को जब हम मानसिक स्वस्थ मानते हैं तो वो कैसे मानते हैं? वह जो स्वास्थ्य की अवधारणा हमारे ऋषि मुनियों ने दी उसमें पूरी तरह से उस कसौटी पर खरा उतरता हो, या किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को आंकने के लिए उसकी जो व्यवहार और उसके जो स्थिति है उसको किसी अन्य व्यक्ति की जो जिसे हम समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण स्वस्थ है उसके साथ तुलना करते हैं। और उस तुलना करने में जो सामान्य व्यक्ति है उससे वह यदि असामान्य प्रतीत होता है तब वह
असामान्य मीन्स असामान्य व्यवहार उसका जब प्रतीत होता है तो उस असामान्य व्यवहार करने वाले व्यक्ति को हम मनोविकार ग्रस्त व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य की संपूर्ण समग्र स्थिति में न मानते हुए असामान्य स्थिति में मान लेते हैं। मनोविकार, मानसिक विकार और मानसिक स्वास्थ्य, ये तीनों एक दूसरे के समानार्थी तो नहीं कहेंगे, लेकिन मनोविकार और मानसिक विकार और मनोविकार ये दोनों समानार्थी हैं। मानसिक स्वास्थ्य यह वह स्थिति है जब व्यक्ति मानसिक रूप से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, मन उसका पूरी तरह नियंत्रण में, और मन की एक गति है यह कि वह चंचल होता है। उसे किसी भी स्थिति में हम अचंचल नहीं बना सकते। हाँ, उसे कुछ समय के लिए स्थिर कर लेते हैं या नियंत्रण में कर लेते हैं। तो उस स्थिति को पाना यानी मन की गति पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण और या नियमन कर लेना, यह मानसिक स्वास्थ्य की श्रेणी में आता है। योग के अनुसार शरीर, मन और तीसरी कौन सी चीज है, किसका संतुलन होता है? मन, शरीर और आत्मा। तो इन तीनों का जब संतुलन होता है तब हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ माने जाते हैं। जब इनको संतुलित अवस्था में हम रखते हैं तभी हमें महसूस होता है या अनुभव करते हैं कि हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। मनोविकार का जब हम वर्गीकरण करते हैं, जो मेडिकल व्यू में, बल्कि यूँ कहें कि साइकोलॉजिकल व्यू में अगर जब मनोविकार का वर्गीकरण करते हैं तो उसके लिए बाह्य साधन की आवश्यकता होती है। वह बाह्य साधन हमें चिकित्सा की ओर घसीट ले जाते हैं कि वह बाह्य साधन कौन, यानी चिकित्सात्मक जो पद्धतियाँ हैं उनकी ओर ले जाते हैं। उन चिकित्सात्मक पद्धतियों में मानसिक चिकित्सा यानी कि साइकोलॉजिकल जो साइकोथेरेपी जिसे बोलते हैं वो मानसिक चिकित्सा, और मानसिक विकार के उपचारात्मक प्राविधि, मानसिक विकार की उपचारात्मक प्राविधि यानी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को जो साइकेट्रिशियन होते हैं वो एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं। अंतर सिर्फ यह है कि मनोरोग जो होता है वह सामान्य तौर पर फिजियोलॉजिकल वे में जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं तो यह एहसास होता है, यह पता चलता है कि रासायनिक असंतुलन किसमें, मस्तिष्क में जो उत्पन्न होते हैं उनके कारण जब व्यक्ति को उन असंतुलन को सामान्य अवस्था में लाने हेतु कुछ उपचार की आवश्यकता हो, वह मानसिक या मनोरोग की श्रेणी में आता है। ये जो रासायनिक असंतुलन होता है उसके पीछे कई कारण हैं। हमने अपने लगभग सभी लेक्चर में एक बात हम हर बार दोहराते हैं कि आपके विचार आपके व्यक्तित्व का दर्पण हैं। तो हम जैसा सोचेंगे, जो हम विचार करेंगे, हमारे चिंतन की जो सब्जेक्ट होगा, वह विषय जो चिंतन का विषय है वही अपनी जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय की ओर, उनको अपनी ओर खींचने का साधन होता है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय जो हैं उनकी तरफ आकर्षण बढ़ेगा, और यदि वे विचार कुतर्कपूर्ण या कुविचार की श्रेणी के होते हैं जो हमारे लिए और समाज के लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए अकल्याणकारी या किसी भी प्रकार के नियमों को उल्लंघन करने वाले होते हैं, तो वे विचार सारे के सारे कुविचार की श्रेणी में आते हैं। तो इन कुविचारों के जब हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है, जब एक विचार मस्तिष्क में आया उसका प्रभाव धीरे धीरे हमारी जो केमिकल सिस्टम हमारा है उस पर गया, यानी जैसे विचार वैसे भाव बने, जैसे विचार वैसे भाव, और जैसे भाव वैसे स्राव, फिर एंडोक्राइन सिस्टम पर गया। कौन इस पर रिलेशन किसका है, कंट्रोल किसका होता है बॉडी में?
हाइपोथैलेमस का ब्रेन का हाइपोथैलेमस पे और हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइन सिस्टम पे। तो ये जब एंडोक्राइन सिस्टम पर जब उसका प्रभाव जाने लगता है तो उसी तरह के स्राव हमारे शरीर में बनने लगते हैं। और वे स्राव जो टारगेट ऑर्गेन हैं, लक्ष्य अंग हैं, उन पर उनका उद्दीपन या क्या बोलेंगे, अवनमन या मतलब कम होना, वो स्थिति बनने लगेगी। और उससे उसी तरह के भाव उठने के बाद शरीर में उसी तरह की बर्ताव या व्यवस्था बनना शुरू हो जाती है। जब यह पूरी तरह से इस स्थिति में आ जाती है कि हम हर समय निरंतर ऐसे ही कुविचारों की अधीन होकर उसमें पूरी तरह से व्यस्त हो जाते हैं, या फिर व्यस्त होते होते उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वह स्थिति हमें मानसिक रोग की ओर अग्रसर कर देती या मानसिक रोगी बनने की ओर अग्रसर करती है। और जब वह अभ्यस्तता हमारे व्यक्तित्व में आ जाती है या व्यक्तित्व पर छा जाती है, यानी कि हमारे मन को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लेती है, तो उस स्थिति में हम मानसिक रोगी हो जाते हैं। मन के विषय में जितना गहन और विस्तृत वर्णन हमारे योग के शास्त्रों में या योग के ग्रंथों में किया गया है, उससे अधिक मन का चित्रण, बहुत सूक्ष्म चित्रण योग ग्रंथों में किया गया है। उतना सूक्ष्म चित्रण मेरी अब तक की समझ में आता है कि किसी अन्य टेक्स्ट में नहीं मिलता है। अन्य सभी ग्रंथों में ज़्यादातर मन को शारीरिक अवस्था से या भावनात्मक अवस्था से जोड़कर देखा गया है, किंतु योग के ग्रंथों में मन को संपूर्ण क्रियात्मक या आत्मा के संपूर्ण क्रियात्मकता के कर्ता के रूप में देखा गया। हम जो भी मन में भाव बनाते हैं, वैसा ही हमारे मन के द्वारा हमारे स्थूल शरीर पर बदलाव आने लगता है। यानी कि जो हमारा मनोमय कोश है, उसके द्वारा परिवर्तन आता है किस पर? स्थूल शरीर यानी अन्नमय कोश पर। और वह आपने भगवत गीता का श्लोक सुना होगा, मनः प्रशमनोपपायः योग इत्यभिधीयते। योगा इज द स्किल टू काम डाउन द माइंड। मनः प्रशमनोपायः योग इत्यभिधीयते। यानी योग क्या है? आपके मन को शांत करने की एक प्रक्रिया, शांत चित्तता प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। वह क्या है? योग। या दूसरा आपने पढ़ी होगी परिभाषा, समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। योग इज इक्वेमिनिटी ऑफ माइंड। योग इज इक्वेमिनिटी ऑफ माइंड। इसका अर्थ यह है कि आपके शरीर में जो मन है, उस मन को साम्यावस्था में लाने की प्रक्रिया योग के माध्यम से होती है। यानी योग क्या है? मन को साम्य रखने का एक विधि, प्राविधि है। या महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में कहा है, तस्मिन् स्थिति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद। तस्मिन् स्थिति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, अर्थात कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीथ विथ रिटेंशन। कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ ब्रीथ विथ रिटेंशन, यानी कि आपके श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का नियमन, उसके साथ में कुंभक के साथ जो आपको नियमन की, नियमितता की स्किलनेस अर्थात दक्षता प्राप्त होती है, वही अगर देखा जाए तो हमें मन पर नियंत्रण करने की प्रारंभिक टूल्स के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान मनोरोगों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक है मनस्ताप। आप लोग पेन और
कागज या रजिस्टर वगैरह लिए हैं ना, जो जो हम बोलते जा रहे हैं उसे आप नोट डाउन करते रहें, जो खास खास चीजें हैं। सुन रहे हैं ना सब? कैमरा ऑन कर लो, दिखो तो कम से कम, हो तो, ऐसा तो नहीं कहीं गायब हो गए। तो आधुनिक कहाँ पर थे, आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मनोरोगों को दो श्रेणियों में बांटा गया। एक है मनस्ताप और दूसरा है मनोविक्षिप्तता। मनस्ताप मीन्स न्यूरोसिस और मनोविक्षिप्तता मीन्स साइकोसिस। तो दो श्रेणियां बताई गई, न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। न्यूरोसिस के जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं या इससे रिलेटेड जो डिजीज मान लें या इसके कारण होने वाली विक्षिप्तावस्था की जो स्थितियां होती हैं, वे सारी की सारी हल्के प्रकार की, अर्थात ऐसे मनोरोग जो हल्के प्रकार के हों किंतु मुखर रूप में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर दें। जैसे यदि कोई मनोरोग हल्के रूप में है, तनाव है, बहुत हल्का है, सिंपल डिप्रेशन है, वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एंजाइटी में परिवर्तित हुआ, फिर लास्ट में अवसाद में, डिप्रेशन में चला गया, और स्थिति कौन सी हो गई, कार्डियक डिसऑर्डर में पहुंच गई। एंजाइटी के अतिरिक्त फोबिया है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिंपल से छोटा हर मान लिया किसी परिवार में या किसी जगह पे काम कर रहा है, वहाँ पर वो किसी भय से है, काम का प्रेशर है या अपने ऑफिसर का प्रेशर है या अपने परिवार में किसी बड़े का प्रेशर है, तो उससे भयाक्रांत यदि व्यक्ति है तो वो धीरे धीरे फोबिया में चला जाता है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आत्म केंद्रित होकर कुंठाग्रस्त हो जाता है। जब वह कुंठाग्रस्त हो जाता है तो उसकी जो अपनी आइडेंटिटी है, जो अपनी पहचान है, अपना व्यक्तित्व है, वो पूर्णतया निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होने के साथ साथ अक्रिय हो जाता है, और अक्रिय होने के साथ साथ अंततः वह निष्क्रिय हो जाता है। और ऐसे रोगी कार्डियक डिसऑर्डर्स, और इनको देखा गया है कि ऐसे रोगी ज़्यादातर लंग्स डिजीज में बहुत जल्दी सफ़र कर लेते हैं। क्यों? कारण कि वो कुंठाग्रस्त होने की स्थिति में धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होने पर सबसे पहले अटैक हमारे लंग्स पे ही होता है। तो यह स्थिति ऐसे जो होते हैं, ऐसे रोगी हल्के प्रकार के रोगी कहलाते हैं या हल्के मनोरोग की श्रेणी में आते हैं। इनमें हम इन्हें अगर बांटें तो सामान्य तौर पर एंजाइटी और फोबिया वाले या एंजाइटी के अतिरिक्त मनोद्विग्नता या मनोग्रस्तता, मनस्ताप, बाह्य मनस्ताप, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स या ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस भी बोलते हैं इसे, या डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं, या हिस्टीरिकल, जो हिस्टीरिया से रिलेटेड रोगी होते हैं, उन्हें भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। हिस्टेरिकल न्यूरोसिस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको दो तरह से अलग अलग डिवाइड करते हैं। एक होता है कन्वर्जन रोगी, कन्वर्जन वाले, और होते हैं दूसरे डिसोसिएटिव एंड कन्वर्जन वाले। कन्वर्जन मीन्स रूपांतरित, हिस्टेरिक होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, और डिसोसिएटिव मीन्स न्यूजना। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी का पार्ट है। शायद आप लोगों को शायद साइकोलॉजी थी आपके सिलेबस में, नहीं थी? साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई गई? आगे है थर्ड ईयर में साइकोलॉजी तो कंपलसरी होगा, कैसे नहीं? तुम देखना फिर से सिलेबस, साइकोलॉजी जरूर होगी। योग में जब तक साइकोलॉजी नहीं होगी तो साइकोथेरेपी कैसे, काउंसलिंग करोगे आप? होगी जरूर, ध्यान नहीं है आप लोग को है। चलो आगे, फिर उसके बाद है जो मनोशैथिल्य वाले रोगी होते हैं, ऐसे जो मनोस्नायुविक शैथिल्य से रिलेटेड, यानी न्यूरोस्थेनिक न्यूरोसिस वाले, ऐसे बहुत से रोगी होते हैं जिनमें कुंठा या अवसाद के कारण वो आलसी प्रमादी वृत्ति के हो जाते हैं। मन में है ये काम दिया गया, उसे कर लेंगे, अभी नहीं कल कर लेंगे, अब कल नहीं परसों कर लेंगे, प्रमाद में पड़े रहते हैं, और वो उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे करके वो न्यूरोस्थेनिक न्यूरोसिस से ग्रसित हो जाते हैं। एक और होते हैं, एक पेशेंट एक तरह के और होते हैं जिन्हें हर समय अपने स्वास्थ्य की चिंता रहती है।
थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें घबराहट होती है, पता नहीं हम कहीं ऐसा ना हो मेरे को कैंसर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो हमको ये खा लें तो हमको ये डिजीज हो जाए, अरे मेरे को आज यूरिन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा तो नहीं किसी यूरिन उससे नेफ्रो अरे वही नेफ्रोलॉजी वाली कौन सी प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड कोई डिजीज हो गई हो। मतलब उनके मन में भयग्रस्तता बनी होती है कि हमें ये रोग हो जाएगा। तो इन्हें कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिकल न्यूरोसिस। ऐसे जो पेशेंट होते हैं इन सभी मरीजों को हम हल्के प्रकार के रोगियों में गिनते हैं। एक होता है सेकंड जो टाइप है साइकोलॉजी के अनुसार, वो सेकंड टाइप के जो होते हैं वो होते हैं मनोविक्षिप्त। इन्हें बोलते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड पेशेंट। तो साइकोटिक डिसऑर्डर में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे कि ये होते कैसे हैं, मनोरोगों का भयंकर और गंभीर प्रकार है, जो मनस्ताप या न्यूरोसिस की जो की अपेक्षा, न्यूरोसिस की अपेक्षा मानसिक विघटन की अति गंभीर अवस्था होती है। इसमें मानसिक विघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ माइंड, उस वो स्थिति और अति चिंताजनक स्थिति बन जाती है। उसमें व्यक्तित्व का जो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो वास्तविक व्यक्तित्व से उसका संपर्क टूट जाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति प्रोफेसर है और वो व्यक्ति पूरी तरह से अपने उसी प्रोफेसर वाले व्यक्तित्व को जी रहा है, उसी बीच में उसे इस प्रकार का रोग से ग्रसित हो गया, तो वो जिस प्रकार के रोग के लक्षणों से ग्रसित हुआ है तो वह उस चीज से बिल्कुल भटक कर अब वो पुरानी जो उसका व्यक्तित्व था उससे भटक के नए व्यक्तित्व को ग्रहण कर लेता है। जैसे इसका सबसे एक छोटा उदाहरण देंगे, एक हमारे बहुत वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन थे, नाम मेरे को इस समय नहीं याद आ रहा है, शायद शिवेन तुम लोग जानते हो बेटा। कौन? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, आर्यभट्ट नहीं, अभी हाल में जिनकी कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, जो वहाँ पर ऐसी विक्षिप्तावस्था में मिले थे कबाड़ में, अरे उनका नाम मेरे को नहीं आ रहा, कोई वशिष्ठ करके थे, इस समय नाम नहीं आ रहा है। तो वो वर्ल्ड फेमस मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स के भी जानकार थे। मतलब उनकी कुछ ऐसी हाइपोथेसिस हैं जो आजकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन उन पे किन्हीं कारणों जो परिस्थितियां थी, उनसे भगवान जाने उनकी क्या परिस्थितियां थी, उन कारणों से वो मनोविक्षिप्त हो गए। तो उनका ऐसे वो अपनी प्रोफेसरशिप को, जो बड़े हाई क्लास के कोई वो थी संस्था, वहाँ पर वो प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे, वो अपनी साइंटिस्ट का जो उनका व्यक्तित्व था वो खो के बिल्कुल एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह, बिल्कुल सामान्य मनोविकारग्रस्त रोगी की तरह जीवन जीने लगे थे। तो इनमें कई कैटेगरीज हैं, जैसे मनोविदलता मीन्स सिजोफ्रेनिया, और उत्साह विषाद मनोविदलता। उत्साह विषाद मीन्स मैनिक और डिप्रेसिव। ऐसे देखा होगा, कभी खुशी गम, कभी ये बस हम आप दुनिया आसमान 1 मिनट में बराबर कर देंगे, पृथ्वी पाताल सब बराबर कर दे रहे हैं, और एक क्षण हुआ नहीं, मेरे बस का कहाँ है, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो स्थिति में आ जाते हैं। ये इस तरह के जो रोगी होती, मैनिक डिप्रेसिव मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस डिसऑर्डर से ग्रस्त रोगी, ये सेकंड श्रेणी में आते हैं। दूसरे, और इसके बाद आते हैं प्रत्यावर्तनकालीन विषाद रोग से ग्रस्त रोगी। प्रत्यावर्तनकालीन मीन्स इन्वॉल्यूशन मेलेनकोनिया, इससे रिलेटेड जो इस तरह के रोग से या लक्षणों से ग्रस्त जो रोगी होते हैं, उनके मन में हर थोड़ी देर एक एपिसोडिक सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। हर थोड़ी देर में एक एपिसोड आया, बिल्कुल ठीक, एकदम से बिल्कुल बिगड़े, एकदम सही फिर खराब उनकी स्थिति, वो स्थिति उनमें होती है। इन्हीं में जब आप आगे पढ़ोगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो आपको बहुत सारे डिजीजेज इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे रोग मिलेंगे जिनके बारे में आपको खास करके प्रैक्टिस में इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन से रिलेटेड ग्रस्त रोगी, बाइपोलर डिसऑर्डर से रिलेटेड रोगी भी मिलेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं वो जेनेटिक्स
से कारण भी होते हैं, उनकी हेरिडिटी में भी कभी कभी ये लक्षण देखने को मिलते हैं, और इन्वायरमेंटल डिजीज से रिलेटेड यानी इन्वायरमेंटल कारणों के से भी ऐसे स्थिति में रोगी देखने को मिलते हैं। और ADHD ADHD से जो रोगी होते हैं, इनको कहते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। वही जो हमने अभी बताया ना कि हाइपर एक्टिविटी में कभी प्रत्यावर्तन कालीन से भी ज्यादा ऊपर जो मैनिक डिप्रेसिव वाले जो पेशेंट होते हैं, इस तरह के पेशेंट इनमें आते हैं। ADHD से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर से ग्रस्त है। ये कैसे होते हैं? इट इज ए क्रॉनिक कंडीशन इंक्लूडिंग अटेंशन डिफिकल्ट हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, ये देखने में उनमें मिलता है। एक और होता है नॉर्मल, आप लोग पढ़ोगे जब प्रैक्टिस करोगे तो जानोगे, OCD से रिलेटेड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये शायद हम पहले भी आपको उसमें बता चुके, जो नॉर्मल पहली वाली स्थिति बताई थी उसमें आते हैं। इनको आप ट्रीट कर सकते हो। एक होता है PTSD मीन्स पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वही ऐसे रोगी होते हैं जो फेलियर टू रिकवर आफ्टर एक्सप्रेसिंग ए टेरिफिंग इवेंट, कोई टेरिफिंग इवेंट के बाद ऐसी स्थिति में जो सफर करने लगते हैं वो होते हैं। अब सबसे मेन होता है एक ऑटिज्म, जिससे सबसे ज्यादा तुम लोग सुनते होगे ऑटिज्म, उस पर वर्क करते हैं, योग के जो प्रैक्टिशनर थेरेपिस्ट होते हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ऑटिज्म डिजीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ये सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो दैट इम्पेयर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। ये कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करने में जो कमी आ जाती है वो ऐसा डिसऑर्डर ऑटिज्म, ज्यादातर इसमें बच्चे बहुत इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अब ये ऑटिज्म तो हो गया जो बच्चों से इफेक्टेड है। इसके बाद आप लोगों ने एक, अच्छा हाँ, आपका तो BSc है, सेकेंड ईयर में बच्चों, थर्ड ईयर में BSc उसमें पढ़ते हैं वो। तो एक डिजीज है वो कौन सी होती है? डिमेंशिया। डिमेंशिया डिजीज ज़्यादातर सफ़र करते हैं जीरियाटिक के पेशेंट। जीरियाटिक मीन्स समझ रहे हो आप? बताओ बेटा कौन है, कोई बताए? कहाँ गायब हो जाते हो भाई, आवाज नहीं जाती है? हेलो हेलो, आवाज आ रही तो तुम लोग कहाँ सो गए? आवाज नहीं जा रही है? कुछ पूछ रहे हैं और कहाँ है सब? केवल तुम्हारी आवाज आ रही है और कोई ऐसा? सब अपने अपने कैमरे ऑन करो, देखे हो भी कि नहीं हो मौके पर। कंचन कैमरा ऑन करो। सत्यम तुम्हारा कहाँ है? तुम्हारा भी तो चेहरा दिखे। सत्यम गायब है। हाँ हाँ, हम क्या पूछ रहे थे अभी? क्या पूछा था हमने? जो पूछा वो भी भूल गए। जेरियाट्रिक मीन्स होता है वृद्ध जनों से संबंधित रोग, जो एक एज के बाद उनमें मानसिक अस्वस्थता की स्थिति आती है। जैसे कोई ओल्ड एज का पर्सन है, वो अपने काम भूल जाता है, वो लोगों के नाम भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों के नाम अगर उनसे पूछे जाए तो वो सही नहीं बता पाते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है ये भी भूल जाते हैं। उन्होंने वॉशरूम गए तो उन्होंने हाथ पैर साफ किए कि नहीं किए ये भी भूल जाते हैं। ये डिमेंशिया की डिजीज़ होती है। जनरली इसको फिजियोलॉजिकल टर्म में अगर पढ़ाई करेंगे तो हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि ये प्रायः देखा गया है जिनमें B12 की डिफिशियंसी होती है। साइनिकोबालामिन सभी लोग जानते होंगे। तो B12 की डेफिशिएंसी के कारण ऐसे रोगी प्रायः ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ये संभावनाएं होती हैं, क्योंकि B12 जो होता है वो हमारे कौन को, न्यूरॉन को, और न्यूरॉन्स के ऊपर जो हमारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स के ऊपर एक सीथ होती है, एक कवरिंग होती है, उसको टोन अप करने का काम भी B12 करता है। तो वो जब टोन अप नहीं रहेंगे तो ब्रेन तक सेंसेशन नहीं जाएगा और ब्रेन सही प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद।
तो वो हमें डाइट पर भी उस पर अलग चर्चा आप कर चुके हो, तुम लोग सब जानते होगे, उसका अलग ध्यान देना है। लेकिन ऐसे रोगियों को योग के माध्यम से हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वो विषय आज का है। अब इन सब बातों के बाद एक बात आती है कि आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं मानस रोगों का या मानसिक विकार के रोगों का वर्णन जरूर से जरूर होगा। आयुर्वेद में रजस्तमश्च मनसो दोषो तवयोबकारा काम क्रोध लोभ माहेश्यामर्दनम शोक चिंतोष स्तोक उद्वेग भय हर्षादय, अर्थात 17 प्रकार के मनोविकार दर्शाए गए हैं। उन 17 प्रकार के मनोविकारों को अगर आप पढ़ेंगे तो इस श्लोक में पूरा क्लियर हो जाता है। लेकिन अब हम चूंकि बात कर रहे हैं योग की, तो योग दर्शन के अनुसार जब हम बात करते हैं तो योग दर्शन में मनोरोग या मानसिक विकार का मूल कारण अगर बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने जो बताया है वह बताया है कि पंच क्लेश ही मूल कारण है मानसिक विकार के। मानसिक विकार के जो ये 5 क्लेश बताए गए हैं, जब यही मूल कारण है तो इन्हीं को ना इरिडिकेट कर दें, इन्हीं को मन से शरीर से रिमूव आउट कर दिया जाए तो हम अपने आप उनको सुधार लेंगे। और ये पंच क्लेश कौन कौन से हैं, बताओ भाई जल्दी से, पंच क्लेश कौन से हैं? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोला भी करो तो हमको ये लगे कि हाँ तुम लोग यहाँ पे उपस्थित हो, पता चला कि हाँ। हाँ बताओ। काम कौन ने बताया ये? राजीव? किसने? राजीव। राजीव। काम क्रोध लोभ मोह पंच क्लेश। और कौन बताएगा? साहकार है? साहकार नहीं है। कंचन बेटा तुम बताओ। ये तो आपने बता दिया, आप दूसरे को किसी को मौका दो। कंचन बताओ, पंच क्लेश कौन कौन से हैं? उद्यम साहस धैर्यम, यह पंच क्लेश है। काहे नहीं पता है भाई? हाँ हाँ बिल्कुल सही, ये सत्यम बोला है ना। हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः, ये महर्षि पतंजल के योग सूत्र का एक सूत्र है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः, सॉरी क्लेशाः, मतलब कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब हम किसी भी विषय का चिंतन करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो अविद्या रूपी क्लेश है वो ही बाद में चल के मानसिक विकार का कारण होता है। अर्थात सभी क्लेशों का जो मूल कारण है, सभी क्लेश, ये 5 क्लेश हैं, उन 5 क्लेशों का जो मूल कारण है वह प्रसुप्त तनु विच्छिन्न व उदार, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार, ये 4 प्रकार के रूपों में प्रकट होता है। जो सभी क्लेश हैं इनके जो मूल है, इनका जो मूल कारण है वो अविद्या के रूप में 4 प्रकार से उत्पन्न होता है, प्रसुप्त अवस्था में, तनु अवस्था में, विच्छिन्न अवस्था में या उदार अवस्था में। महर्षि पतंजलि के अनुसार अनित्य, जो निश्चय अनित्य है, अनित्य का एक होता है नित्य और एक अनित्य, अनित्य मीन्स नश्वर, दूसरा अशुचि यानी पूरी तरह से पवित्र या शुचितापूर्ण ना हो, अनित्य, अशुचि, दुख तथा अनात्म विषय पर क्रमशः नित्य, शुचि, सुख व आत्म स्वरूपता की स्थिति अविद्या है। जो अब इसको समझें तो कैसे समझेंगे, तो हमने बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करके आपको बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब हम अर्थात अविद्या वह भ्रांत विषय है, भ्रांत ज्ञान है जिसके द्वारा अनित्य विषय भी नित्य प्रतीत होते हैं। ये छोटी सी बात जो हमने बोली लास्ट में, इससे समझ में आ गया होगा। अनित्य विषय क्या? ये हमारा शरीर है, मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, मैं डॉक्टर राजीव हूँ, मैं फला हूँ,
मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हूँ, तरह तरह के मन में अलग अलग हमने ये सोच रखा मैं ये हूँ। लेकिन क्या ये पूर्णतया नित्य है? हमेशा हम रह पाएंगे? मतलब जब तक यह जीवन है तब तक ही नहीं, कुछ ऐसे डेजिग्नेशन है जिनको हो सकता है इसी जीवन में हम ना छोड़ना पड़े हमें। कोई डीएम बन जाता है तो क्या पूरे जीवन के लिए डीएम बनता है? नहीं बनता है ना। बाद में तो वो पूर्ववर्ती हो जाता है। कोई पीएम बनता है, डीएम बनता है, सीएम बनता है, एक तात्कालिक कुछ समय के लिए बना, फिर हट गया। तो जो चीज मतलब नश्वर है, उसको हम उस पे हम भ्रांत बुद्धि रखला लेते हैं, यानी मिथ्या बुद्धि बनाकर ये मान लेते हैं कि हम बहुत बड़ी डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं तो हम डीएम हैं, हम ही जो चाहें वो कर लें, हम इस समय सब कुछ सर्वे सर्वा करता धरता है। आपने अगर जरा सी गलत कुछ हरकत की तो हो सकता है आपसे ऊपर वाले पावर ने तुरंत उस पर वो करके आपको डिसमिस कर दिया, यानी आपका जो डेजिग्नेशन है वो गया। या एक सामान्य तौर पर एक उदाहरण लें कि हमने मान लिया कि जैसे हमने किसी भी चीज पर, किसी वस्तु पर मन लगाया कि हाँ ये चीज निश्चित है, इसको हम पूरी तरह से नित्य मान लेते हैं। और वो नित्य, जैसे हमने किसी खाने की चीज या किसी के ऊपर राग आ गया किसी चीज पे, उसको हमेशा का अपना मान लेते हैं, क्या वो हमेशा टिकाऊ रहता है? एक छोटा सा उदाहरण, आजकल की जो सामान्य तुम लोगों की एज के हिसाब से जो उदाहरण है, कितने भी तुम ज्यादा एक दूसरे को चाहने वाले हो, लेकिन क्या वह स्थितियां पूरे आजन्म रह पाती हैं? नहीं रह पाती। इनको प्रैक्टिकल होकर कभी देखो तो महसूस होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम भ्रांत ज्ञान के द्वारा मान लेते हैं कि यह जो अनित्य विषय है वो भी नित्य प्रतीत होने लगता है, यानी कि वो जो नश्वर है वह ऐसा लगता है कि चैतन्य रूप में हमेशा वैसा ही विद्यमान रहेगा। ये भ्रांत ज्ञान है, यह है अविद्या। अब आती है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है दृग दर्शन सत्य योरेकात्म वास्मिता। अर्थात जब अहंकार बुद्धि और आत्मा को एक मान ले, जब अहंकार बुद्धि और आत्मा को एक मान ले, यानी कि हमारे मन में जो जब मन और बुद्धि, सॉरी, क्या हमारे, हेलो, एक मिनट बेटा। हेलो, अरे फिर आ रहा है फोन। हेलो, हाँ बेटा बताओ। हाँ बताओ। अच्छा अच्छा, अभी हम क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करते हैं। हेलो, आवाज जा रही मेरी? शिवेंद्र, शिवेन, विनय, आवाज आ रही है? हेलो,
हेलो। हाँ, आवाज आ रही? अभी बीच में आवाज चली गई थी ना। हाँ, वो फोन आ गया था, उस चक्कर में कट गई थी। चलो, कहाँ थे हम? थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दो, कहाँ? अस्मिता। अस्मिता पे। तो अस्मिता का मीन्स अर्थ है कि जब हमारी बुद्धि और आत्मा दोनों पर अहंकार का एक आवरण आ जाता है और हम अपने आप को ये समझ लेते हैं कि ये आत्म स्वरूप को, आत्मा को ना मान के जो हमारा स्थूल शरीर है उसे ही अपना रूप मान लेते हैं, वही मेन व्यक्तित्व मान लेते हैं। और उस पर पूर्ण रूपन हमारी बुद्धि के ऊपर अहंकार का जब आवरण आ जाता है तो होता है मैं और मेरा की अनुभूति आ जाती है। यानी ये मान लिया कि ये मोबाइल मेरा है, जबकि ये हमारा कब तक है? जब तक हमारे अंडर कस्टडी है। जैसे ही ये कहीं किसी और की कस्टडी में चला गया, चोरी में चला गया, तो वो उसका हो गया। भले हम कितना भी कुछ भी करें, ढूंढते रहें, कितना भी हम इसे शोभित वो करते रहें कि हाँ ये मेरा है। तो एक साधारण सा उदाहरण देते हुए, तो यानी जब तक मैं मेरा की अनुभूति रहती है, ये मैं और मेरा की अनुभूति मीन्स ये अस्मिता है। अब आता है राग। राग का अर्थ है सुखानुशयी राग। महर्षि पतंजलि ने लिखा है सुखानुशयी राग, अर्थात सुख और उसके साधनों के प्रति आकर्षण और तृष्णा का के साथ साथ उसके प्रति लोभ का नाम जो है वही राग कहलाता है। कैसा? सुख और उसके साधन। हमें किसी चीज में बहुत लग्जेरियस कंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो वो कोई साधन होगा, उसके प्रति हमें सुख होगा, वो साधन होगा, उस साधन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। ये चीज अरे बहुत अच्छी है। हम कहीं बाजार में गए, हमने देखा कि हमारे जो बेड पर अब तक मैट्रेस पड़े थे वो अच्छे नहीं है, ये वाले बहुत अच्छे हैं, इनकी पिलोज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा है, ठीक देखने में बहुत यारी बड़ा अच्छा लग रहा। 2 बार वापस लौट आए दुकान से, फिर सोचा चलो ले लेते हैं, आकर्षण हुआ। फिर तृष्णा, तृष्णा मीन्स उसके प्रति पिपासा जगना, पिपासा मीन्स उसको पाने की इच्छा, किसी भी इनके प्रकार। बजट अलाउ नहीं कर रहा है, हमने सोचा कि यार चलो, मन इतना तृष्णा में उसके रत हो गए कि हमने और दूसरी जगह का बजट काट के उसमें खर्च कर दिया। लोभ। अब वो भी बजट भी नहीं मेरे पास है, बजट काटने के बाद भी उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब लोभ उत्पन्न हो गया, यार किसी भी तरह से हमको लेना है, वो लेना है। तो अब फिर दुकानदार से बातचीत शुरू कर दी, भाई इतना हम डाउन पेमेंट कर दे रहे हैं यार, भिजवा दो, हम बाकी फिर किस्तों में दे। ये है राग। राग का अर्थ है कि आप किसी भी सुख और सुख के साधन के प्रति आकर्षित होकर उसकी पिपासा में अर्थात तृष्णा में आके लोभ बस उसको पाने का जो मन में भाव होता है वो है राग। फिर आता है द्वेष। द्वेष का अर्थ है दुखानुशयी द्वेषः। दुखानुशयी द्वेषः अर्थात दुख या दुखजनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूतियां। दुख या दुखजनक वृत्तियों के प्रति क्रोध की अनुभूति ही द्वेष है। अर्थात यहाँ पर आत्मा अकर्ता है तो द्वेष अकारण है। जब आत्मा कुछ करती ही नहीं है, तो जब वो कोई करने वाला नहीं है तो द्वेष व्यर्थ करें, ये भाव होना चाहिए ना। तो यहाँ पर दुख या दुखजनक वृत्तियां कौन सी हैं? जैसे हमने, किसी ने हमें बहुत हिट किया तो उसके प्रति मेरे मन में कुभाव उत्पन्न हुआ, ये वृत्ति हुई। अब वो कुभाव उत्पन्न हुआ, हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, तो उससे हमने उसके प्रति द्वेष का भाव रखना शुरू कर दिया। उसका कभी मंगल नहीं चाहेंगे, यही चाहेंगे कि उसका अशुभ हो। ये भाव रखना ही द्वेष का भाव होता है। लास्ट में है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विविशः। स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भी विवशः। अर्थात महर्षि पतंजलि ये कहते हैं कि सहज स्वाभाविक क्लेश विद्वान और अविद्वान, जो विद्वान है और अविद्वान है, सभी को समान रूप से अपने आगोश में या आच्छादित कर लेता है। अपने उसमें अंडर कस्टडी ये वाला जो क्लेश है हर हाल में ले लेता है। किसे? जो
विद्वान है या जो अविद्वान है, बहुत अच्छा लर्नेड पर्सन है या बिल्कुल किसी को कोई उसको बहुत नॉर्मल मूर्ख व्यक्ति भी जो होता है, उसे भी ये इस प्रकार का द्वेष अपने अपने ग्रहण में ले लेगा। क्यों? कारण है उसका, वो इसके प्रति ये कारण है कि सभी में एक आकांक्षा होती, मनोवृत्ति है कि आकांक्षा की प्राप्ति करना, किसका? कि उसका नाश ना हो, नाश ना हो लाइफ लॉन्ग। हम कि क्यों, हमें मालूम है, किसी व्यक्ति को यह पता है कि उसको जब हम हर बार बोलते हैं कि हर व्यक्ति का जब जन्म होता है उसी समय उसका एक्सपायरी डेट भी भगवान विधाता लिख देता है। ये आपको उसमें बताता नहीं है, बस ये कि आपके पैकिंग पे लिख के नहीं आएगा कि फला टाइम आपकी एक्सपायरी डेट है, वो अंडरस्टूड है। आपके कर्मों पर निर्भर है कि उतने दिन आप जीवित रह पाए, या अगर आप उस तरह से नहीं चलते हैं, अच्छी जो जीवनचर्या जो सामान्य तौर पर प्राकृतिक जीवनचर्या है, प्रकृति यानी वो सुप्रीम पावर, और उस सुप्रीम पावर के अधीन रहते हुए यदि आप उस नैसर्गिक जीवनचर्या को अगर निर्वहन करते हुए अपना जीवन जीते हैं, तो आप अपनी जो भगवान ने निश्चित निर्धारित आयु आपकी बनाई है उसको जीवन जी लेंगे। और अगर उसके विपरीत चलेंगे तो जितना भी आप उल्टे सीधे तरह से जिएंगे तो उसका किसी भी रूप में हर हाल में उसका दुष्प्रभाव आएगा, और वो दुष्प्रभाव आपके जीवन को कम करता जाएगा। बहुत सारी आप एडवर्टीजमेंट भी सुनते हो, पढ़ते हो। आप ये सिंपल सा तो वो तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, उसमें ये बोला जाता है ना कि आप जरूरी नहीं कि आप स्मोक करें, स्मोक करने वाले व्यक्ति से दूर रहें। अगर आप स्मोक करने वाले व्यक्ति के पास भी बैठते हैं तो भी लाइफ आपकी घटती है। यदि आप जीवन में कोई परिश्रम नहीं करते हैं, केवल आप एक हेल्दी जीवन ऐसा बिताते हैं कि केवल आप पड़े पड़े जीवन बिता रहे हैं, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम का जीवन बिता रहे हैं, तो भी आपकी लाइफ घटती। यानी आपके जीवन में आपको पुरुषार्थ के जो चारों चतुष्टय हैं उनका पूरा का पूरा पालन आपको करना पड़ेगा। आपको श्रमजीवी भी होना पड़ेगा और बुद्धिजीवी भी होना पड़ेगा। यदि आप बुद्धिजीवी, मान लिया कि आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, लेकिन क्या जो जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है वो बुद्धिजीवी नहीं होते? बुद्धिजीवी का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार ज्ञान और अज्ञान का पूरा निर्णय करने में सक्षम हो, वे सारे बुद्धिजीवी कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ये परिभाषा है। वैसे तो एक उसमें बोला जाए कि बुद्धिजीवी जो बुद्धि के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग कहलाता है। लेकिन हमारे अपनी जो वैदिक वांग में वो ये कहता है कि जो ज्ञान और अज्ञान में पूर्णतया विभेद करने में सक्षम है वह बुद्धिजीवी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो, यानी जो हमें अपने भाव में यह कि हमारा नाश ना हो, हम बने रहें, यही है लास्ट का अभिनिवेश। अर्थात व्यक्ति आकांक्षाओं के वशीभूत होकर चिरंजीवी रहने की इच्छा करता है, और यही जिजीविषा उनको व्यक्तियों को अपने वशीभूत करके न्याय अन्याय, कर्म कुकर्म और किसी भी प्रकार के धर्म अधर्म सब कुकृत्यों को करवाता रहता है। ऊंच नीच का विचार ही नहीं रहता कि हम अच्छा कर रहे हैं, नीचे निम्न काम कर रहे हैं कि उच्च वर्ग का काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो ध्यान बिल्कुल उससे अलग हटके अपने केवल ये करता रहता है कि हम किसी भी तरह हमारा वजूद बना रहे। और यही कारण है कि वो तरह तरह के क्लेशों से प्रतिदिन क्षण क्षण घिरता चला। तो ये पंच क्लेश मनोविकार के मूलभूत फंडामेंटल जो कारण हैं, कॉजेज हैं, वही। लेकिन अब आती है कि इस योग में, योग के जो साधना करने वाले लोग हैं या योग के जो अभ्यासी लोग हैं, उनको इन पंच क्लेशों का नाश, यानी इन पंच क्लेशों को कैसे नष्ट करें, उसके लिए क्या करना चाहिए। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने मानसिक विकार के स्वरूप एवं उनके लक्षणों का विवेचन बहुत ही विस्तृत ढंग से किया है। आप सभी ने चित्त विक्षेप की 9 अवस्थाएं अर्थात 9 अंतराय पढ़े होंगे। अंतराय समझ रहे हो? कौन कोई बताएगा? व्हाट इज द अंतराय या चित्त विक्षेप?
शिवेंद्र, राजीव, बताओ। हाँ राजेश, चित्त विक्षेप नहीं मालूम? ये तो फर्स्ट ईयर में बेटा पढ़ाए गए होंगे। या आस इस थोड़ा शोर है, सुनो। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, बहुत डिस्टर्बेंस है। हम ये कह रहे हैं कि आपने सेकेंड ईयर में क्या है, योगा कल्चर है ना शायद सिलेबस आपका। तो योगा कल्चर में चित्त विक्षेप के बारे में तो महर्षि पतंजल का अगर अष्टांग योग पढ़ाया गया तो चित्त विक्षेप जरूर पढ़ाए गए होंगे। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें तुम लोगों को नहीं मालूम है, तो ये थोड़ा सा बड़ा तकलीफ होती है। मालूम बताया हो सकता है, बताया गया हो, आप लोग खुद मिस कर रहे हो। क्योंकि चित्त विक्षेप कंपलसरी है। अंतराय, चित्त विक्षेप, ये आप नहीं जानोगे तो आगे प्रैक्टिस कैसे करोगे? व्यक्तियों में कौन कौन से हैं व्याधि। हाँ, ये पढ़ाए गए होंगे, जरूर से पढ़ाए गए होंगे। चित्त विक्षेप पढ़ाए नहीं गए? इस बार का पिछली साल का जो उसमें अष्टांग योग नहीं था पिछली साल? अरे इसमें वो ये थोड़ी